आइए दोस्तों, हम लोग दृष्टि के टेस्ट नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 दिया है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ की बात किया जाए तो यह उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, वहीं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हाल ही में हुआ है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। वहीं अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसे भी आप सभी क्लियर रखिएगा कि अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और वहीं अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो सभी में 3-3 का कम्बिनेशन है। आप सभी अगर इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 63 में किया गया है, वहीं 3 ऐड करेंगे। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, फिर 66 में 3 ऐड करेंगे। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। ये तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार देख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित सही कथन बताना है। पहला है, लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो बिल्कुल सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय A++ ग्रेड पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं NAAC की बात किया जाए तो यह नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद है। यह भारत में एक सरकारी संगठन है जो उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो NAAC अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को किससे पृथक करता है? तो पुलिकट झील से। ठीक है, पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में अवस्थित है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं चिल्का झील की बात किया जाए, चिल्का झील यह ओडिशा में स्थित है और वेम्बनाड झील की बात किया जाए तो यह केरल में स्थित है और कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। वहीं डोडा बेटा की बात किया जाए, डोडा बेटा यह भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मालवी चमत्कार प्रजाति है तो ताल की है। मालवी चमत्कार प्रजाति ताल की है, अर्थात
अरहर की प्रजाति है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो गुस्ताओ पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। वही कोलंबिया की बात किया जाए तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी बोगाटो है। तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे है? बोगाटो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के अंतर्गत फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60 अंक स्नातक में होना अनिवार्य है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। तो ये भी कथन सही है, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। वहीं तीसरा कथन दिया गया है कि उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता में उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 30 वर्ष दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। वहीं फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी कथन गलत होगा। यहाँ 50,000 नहीं होगा, यहाँ 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है। तो फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 30,000 रुपये, न कि 50,000, 30,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही है? तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीसा पानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीसा पानी गार्ज किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है। चीसा पानी गार्ज नेपाल में स्थित है। गार्ज की बात किया जाए तो गार्ज पहाड़ियों या पर्वतों के बीच स्थित खड़ी चट्टानी दीवारों वाली एक संकरी घाटी होती है। ठीक है। जिनके नीचे एक धारा या नदी प्रवाहित होती है और गार्ज अक्सर घाटी से छोटा होता है। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चीसा पानी गार्ज कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कथन और कारण संबंधित प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं। कथन दिया गया है कि पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंग है। वहीं पृष्ठीय तरंग कारण दिया गया है। पृष्ठीय तरंग की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं। तो यहाँ पे भूकंपी तरंगों से बात किया जा रहा है। भूकंपी तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक भूगर्भिक तरंगे और दूसरा पृष्ठीय तरंगे। तो यहाँ पे पृष्ठीय तरंगों को लेकर प्रश्न बनाया गया है। तो कथन के अनुसार पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंगे हैं। तो बिल्कुल सही है। पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी और सबसे हानिकारक तरंग माना जाता है। तो कथन सही है। वहीं कारण दिया गया है पृष्ठीय तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। तो कारण गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तरंगे ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से संचरण करती हैं। ठीक है। यहाँ पे समानांतर कंपन नहीं करती हैं। समानांतर कंपन पी तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे करती हैं, जो सतह पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ये तीनों प्रारूपों में, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थों में यात्रा करती हैं। यहाँ पे पृष्ठीय तरंगे की दिशा के समानांतर कंपन नहीं करती हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं और उसके स्थान को देखना है। तो नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहा जाता है। वहीं गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस को कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार में स्थित है, म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है। वहीं वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ठीक है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। वहीं एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को और डार्क कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका को कहा जाता है। ये सभी सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ परवाज योजना से संबंधित सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो बिल्कुल सही है।
अभिनव भारत लिंकेज योजना परवाज जो है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों के एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। तो यह कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 30% नहीं होगा, 25% सब्सिडी देने की बात कही गई है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, वहीं दूसरा कथन इसका गलत दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परवाज योजना की बात किया जाए, परवाज योजना इसका उद्देश्य है एयर कार्गो के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में कृषि और बागवानी खराब होने वाली फसलों के शिपमेंट के लिए बाजार लिंकेज समर्थन तैयार करना है, जिसमें जो खराब फसल होने वाली होती हैं उसमें 25% सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो यह चित्रकूट में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? यहाँ 2 जैविक घटक की बात किया जा रहा है। कौन सा 2 जैविक घटक हैं? तो इसमें जैविक घटक की बात किया जाए तो सहजीवन और गैर हरे पौधे ये जैविक घटक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं पे जल और भूवैज्ञानिक स्तर ये जो हैं ये सभी अजैविक घटक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या भारत की मृदा के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की मृदा के संदर्भ में काली मृदा की बात किया जाए तो यह काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, ये बिल्कुल सही है। वहीं लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिक अनुपात होता है, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जहां पहले स्थान पे है वहीं मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर हो गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे था। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस समय दाल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे राजस्थान हो गया है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस? तो विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहीं दूसरा कथन दिया गया है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष पर्यावरण नहीं होंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। कौन? तो मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसलिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, बीतीलेउ वानुआलेउ द्वीप हैं। तो किस देश के द्वीप हैं बीतीलेउ और वानुआलेउ? ये फिजी के द्वीप हैं। ठीक है, बीतीलेउ वानुआलेउ ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में कोरो सागर के पश्चिमी में फिजी का सबसे बड़ा द्वीप है। तो फिजी का सबसे बड़ा द्वीप बीतीलेउ है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप वानुआलेउ है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, वहीं अगला देखते हैं। महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। यूरोप में सबसे अधिक देश है। तो क्या यूरोप में सबसे अधिक देश है? तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है, न कि यूरोप में। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वहीं तीसरा कथन बताया जा रहा है कि विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व में दक्षिण अमेरिका नहीं, यहाँ पे अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। तो अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। तो
यहाँ पे पहला और दूसरा कथन गलत है। वहीं चौथा कथन दिया है एशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो बिल्कुल सही है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन कथन 2 और कथन 4 सही हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है, तो महासागरीय धाराओं की गति को कोरियालिस बल शुरू करता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोरियालिस बल की बात किया जाए तो कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव की वलय, इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत किसके कारण होती है, तो यह कोरियालिस बल के कारण होती है। अगला है भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम है, तो भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना के अभ्यास का नाम उदार शक्ति है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच एक वायुसेना अभ्यास है। भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति है, जो अगस्त 2022 में आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे पुरस्कार और वर्ष 2021 में प्राप्तकर्ता बताना है। तो भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2021 में कौन है, तो राहुल द्विवेदी क्या भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी हैं, यहाँ राहुल द्विवेदी नहीं होंगे। इसलिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरर अग्रवाल को और पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को दिया गया। ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और यहाँ पे राज्य और वर्षा जल संचयन प्रणाली दिया है, यहाँ पे मैच कराना है। राजस्थान के वर्षा जल संचयन प्रणाली की बात किया जाए तो यह बोरिस हो जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल का डुंग होगा। हिमाचल प्रदेश का कुही और मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी वर्षा जल संचय प्रणाली हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक वर्षा जल संचयन प्रणाली है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का बोरिस, पश्चिम बंगाल का डुंग और हिमाचल प्रदेश का कुही और वहीं मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक, ये वर्षा जल संचयन प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है, तो इसे मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन की बात किया जाए तो ये भारत में सबसे अधिक फैले हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत में सबसे अधिक फैले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। टसर रेशम, इसके उत्पादक झारखंड है, तो बिल्कुल सही है। वहीं मूंगा रेशम के उत्पादक असम है। ओक टसर के उत्पादक हिमाचल प्रदेश है। शहतूत रेशम के उत्पादक बिहार है, तो यह गलत हो जाएगा। शहतूत उत्पादक के राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ पे बिहार नहीं है, इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्माइल 75 की बात किया जाए तो स्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्माइल 75 पहल यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, न कि आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है, वहीं दूसरा कथन कह रहा है भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है, तो ये भी कथन गलत है। यहाँ पे 100 नहीं 75 नगर निगम की पहचान की गई है। ठीक है,
भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 75 नगर निगम की पहचान की है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन गलत हैं। वहीं तीसरा कथन दिया है वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। स्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगर पालिकाओं क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीत का सम्मान राहुल त्रिवेदी को प्रदान किया गया। तो ये भी कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात किया जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। यह पहले स्थान पर आ जाएगा। वहीं तंगानिका ये दूसरी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए दूसरी गहरी झील है जो तंजानिया, कांगो और जाम्बिया में स्थित है। वहीं कैस्पियन सागर तीसरे स्थान पर स्थित है गहराई के मामले में, और चौथे स्थान पे बोस्टोक है जो अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसके क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले बैकाल आ जाएगा तीसरा, फिर उसके बाद तंगानिया दूसरा, और फिर चौथा और पहला। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। वहीं कैस्पियन सागर की बात किया जाए तो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश की तो यह ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ठीक है। और बोस्टोक ये अंटार्कटिका की झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे पर्वत के प्रकार और उसके उदाहरण बताना है। तो आइए देखते हैं, वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं। तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं ब्लैक पर्वत का उदाहरण राइन घाटी है। ब्लैक पर्वत का उदाहरण राइन घाटी है। अवशिष्ट पर्वत की बात किया जाए तो अवशिष्ट पर्वत गिरनार पहाड़ियाँ हैं, और ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो पर्वत है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण चीन सागर की बात किया जाए तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो बिल्कुल सही है। यह चीन, ताइवान, फिजी, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह चीन, ताइवान, फिजी, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, वियतनाम के बीच में स्थित है। ठीक है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही है। वही निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। तो यह कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जीता है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जिसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर विकसित करने के लिए कौन सी कंपनी है। तो हीरानंदानी समूह की है। हीरानंदानी समूह उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित करेगी। कहाँ पे। तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। तो अल्पकालिक नदी का उदाहरण लूनी नदी है। अल्पकालिक नदी किसे कहा जाता है। तो ऐसी नदी को जो केवल तभी बहती है जब वर्षा होती है या फिर बर्फ पिघलती है। तो ऐसे नदी को अल्पकालिक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे मानसून विराम कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला देखते हैं, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? अरेबिका और रोबस्टा ये कॉफ़ी की किस्में हैं, ठीक है, जो भारत में पाई जाती हैं। अरेबिका और रोबस्टा ये भारत में पाई जाती हैं, ये एक कॉफ़ी की प्रजाति हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा की बात किया जाए तो यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा हर साल कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो बड़ा इमामबाड़ा ये आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बड़ा इमामबाड़ा कब बनाया गया था? 1784 में बनाया गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में बनाया गया था, ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में किसके द्वारा बनाया गया था? तो आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। अगला है, ओंटार्टो जलमर्मद किसके बीच स्थित है? तो ओंटार्टो जलमर्मद एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। एड्रियाटिक जलमर्मद यह इटली और अल्बानिया से अलग करता है, इटली को अल्बानिया से अलग करता है। तो ओंटार्टो जलमर्मद एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? यहाँ जो दो सुमेलित हैं उसे बताना है। उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे महाद्वीप और उसके उच्चतम शिखर बताना है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले है, ठीक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम शिखर माउंट कोसिस्को है, तो यह सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का उच्चतम शिखर की बात किया जाए तो माउंट मैकिनले है, तो यह गलत हो जाएगा। इसका उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है। वहीं यूरोप का उच्चतम शिखर माउंट एल्ब्रुस है, ये सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा दो सुमेलित हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम शिखर माउंट कोसिस्को है और यूरोप का उच्चतम शिखर माउंट एल्ब्रुस है, ये दोनों सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं उत्तरी अमेरिका का उच्चतम शिखर माउंट मैकिनले और दक्षिणी अमेरिका का उच्चतम शिखर माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहत संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंडों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। ह्यू, फ्लो और स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं, तो इसमें कौन सा कथन सही है इसे बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृति एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बृहत संचलन गुरुत्वाकर्षण को शक्ति सहायक होती है। बृहत संचलन गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, ये भू आकृति एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं ह्यू, फ्लो, स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं, ये कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा, केवल कथन 2 सही है। अगला देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित है, तो ब्लैक डेथ किससे संदर्भित है? तो यह बुबोनिक प्लेग से संबंधित है, ठीक है, ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में सही कथन बताना है। आइए देखते हैं, यह वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की नोडल मंत्रालय है। किसकी है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की, न कि वित्त मंत्रालय की, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कथन दिया गया है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है, तो ये कथन सही है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तापमान की बात किया जाए तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, तो बिल्कुल सही है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। सूर्यताप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारण है, तो ये भी कथन सही है, सूर्यताप के कारण ही तापमान में मुख्य वितरण का मुख्य कारण सूर्यताप है, तापमान वितरण का मुख्य कारण सूर्यताप है, ये भी कथन, दोनों कथन इसका सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वहीं हरित क्रांति की बात किया जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वहीं भारत का हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल सही है, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं पहला सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ठीक है, चीन चाय का पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय के लिए 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन सही है, चाय के लिए 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा आवश्यक है और साथ ही में यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? यहाँ कोई दो सुमेलित है उसे बताना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जिला दिया गया है और उसके स्थापना वर्ष को देखना है कौन सा दो सही सुमेलित हैं। बुलंदशहर की स्थापना 1823 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। संभल जिले की स्थापना 1803 में, तो यह गलत हो जाएगा, क्यों? संभल जिले की स्थापना की बात किया जाए तो इसको 2011 में इस जिले की स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं मथुरा जिले की स्थापना 1804 में, यह सही है। अलीगढ़ जिले की स्थापना 1997, तो ये गलत हो जाएगा, अलीगढ़ जिले की स्थापना 1803 में की गई थी, ठीक है। तो इसमें पूछा है दो सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही सुमेलित है, बुलंदशहर और मथुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले पूछा जा रहा है, तो इसमें केवल 1 मामले दर्ज किए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात किया जाए तो वर्ष 2021 में अपराध के कुल देश भर में 378 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कुल 100 केस दर्ज किए गए हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे केवल 1 मामले दर्ज किए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो लीबिया जो है लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। वहीं पे मिस्र, यमन और सऊदी अरब, इनके साथ साथ सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये सभी लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लाल सागर की बात किया जाए तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की एक प्रवेशिका है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कथन और कारक संबंधित प्रश्न दिया गया है, आइए इसे देखते हैं। कथन दिया गया है कि सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे डेथ वैली होगा। डेथ वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है, किससे? तो डेथ वैली को, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। वहीं कारण दिया है, मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है, तो बिल्कुल सही है, मोजाम्बे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन गलत है परंतु कारण सही है, ठीक है। सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो सिलिकॉन वैली ये उत्तरी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन से देश हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। इसमें दक्षिणी सूडान नहीं शामिल है, ठीक है।
हार्न ऑफ अफ्रीका की बात किया जाए तो इसमें इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया ये सभी देश हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका के नाम से ये सभी देश जाने जाते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें दक्षिणी सूडान शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 100 प्रश्न को ही इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज के आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप सभी को यह टेस्ट सीरीज अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।